हेलो इनक्रेडिबल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है ये हमारे स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिससे हमें एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है। आज के लेक्चर का नाम है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे खेती बाड़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर को शेयर कर दिया करो ताकि ये काफ़ी सारे बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच पाए और चैनल की भी डेवलपमेंट हो पाए, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले अच्छी सी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि एग्रीकल्चर इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर का मीनिंग खाली खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी के साथ फिशिंग करना, मतलब फिशेस वगैरह को पालना, प्लस लाइफ स्टॉक जैसे बकरियां पालना, भिड्डू पालना और भी पशु पक्षियों को पालना, वो सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी साइंस जिसमें सिखाया जाता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, सॉइल की डेवलपमेंट करनी है, लाइफ स्टॉक पशु पक्षियों को पालना है क्योंकि वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, फर देते हैं, और फिशेस वगैरह को पालना। एक्चुअल मीनिंग एग्रीकल्चर का ये है। तो आज के बाद हम याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर का असली मीनिंग क्या है। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर का क्या महत्व है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। पहले हमारे पास अपने खाने के लिए भी फूड नहीं होता था। 1965 में एग्रीकल्चर फील्ड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन आया जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो MS स्वामीनाथन जी लाए थे। उसके बाद हम खुद तो अनाज खाने लगे और वर्ल्ड को भी एक्सपोर्ट करने लगे। ये हम आगे देखेंगे। अब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने मेक्सिको में ये रेवोल्यूशन लाया था। उसके बाद मेक्सिको में भी अनाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब इंडिया के लेवल पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। 15.4% जो हमारा GDP, जो हमारी कमाई है, वो एग्रीकल्चर से आती है। इंडिया में कितने प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है? 44% लगभग। और इंडिया काफ़ी फील्ड में नंबर 1 या नंबर 2 हो गया है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का काफ़ी महत्व है और ये दो चीज़ें याद रखनी है, 15.4% और 45%। एग्रीकल्चर का और क्या महत्व है? कई फील्ड में, कई इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं और लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, एग्रीकल्चर प्लेज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के कई सारे टाइप हैं। पहला आ गया सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब हो गया कि जब किसान अपनी फैमिली के लिए खाना उगा रहा है, वो उसी में पूरा हो जा रहा है, वो बेच नहीं पा रहा, वो सबसिस्टेंस। शिफ्टिंग मतलब हम एक जगह पे, एक ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर हम दूसरी ज़मीन पे जाते हैं, फिर हम तीसरी ज़मीन पे, फिर चौथी ज़मीन पे। इंटेंसिव फार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव फार्मिंग का क्या मतलब है कि ये ऐसे देशों में ये काम किया जाता है जहाँ पे ज़मीन बहुत कम है पर लेबर बहुत ज़्यादा है। तो कम ज़मीन पे बहुत ज़्यादा लेबर को लगा के उनसे खेती करवाई जाती है। प्लस ये इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है? जहाँ पे भूमि उपजाऊ होती है। एक्सटेंसिव मतलब कोई ऐसा देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है पर लेबर कम है, उस देश में एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। और प्लांटिंग एग्रीकल्चर मतलब जब एग्रीकल्चर किया जाए ताकि जो हमें वहाँ से क्रॉप्स मिल पाएँ, उनको बेच के हम पैसा कमा पाएँ। अगला वाला क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन एक मुहिम लाया गया था 1965 में। MS स्वामीनाथन जी ने इंडिया में ये मुहिम लाया था, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था उसका मेन फोकस था वीट पे, ये आपको याद रखना है। प्लस एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को लाने के लिए हमने कई चीज़ें चलाई थी। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। येलो रेवोल्यूशन डील्स विद ऑयल सीड, वाइट रेवोल्यूशन विद मिल्क, ब्लू रेवोल्यूशन विद फिश। बाकी किसी के फादर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मिल्क के और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर याद रखने हैं। आगे चलेंगे। पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू अनियन, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर, ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कोकोया, कॉफ़ी या लेदर, कोई एक चीज़। आगे चलेंगे और सिर्फ आपको फादर याद रखने हैं ग्रीन के और वाइट रेवोल्यूशन के। सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग, वायलेट रेवोल्यूशन वुलन क्लॉथ,
ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल, रेड रेवोल्यूशन मीट, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, गोल्डन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है हनी, गोल्डन फाइबर जूट, ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट्स, रेनबो रेवोल्यूशन फ्रूट एंड ग्रेन्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी रेवोल्यूशन किस चीज़ से डील करती है। और हम आगे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड में जितनी भी ज़मीन है उनमें से 7% खाली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। वर्ल्ड की कितने प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड है? 54। किस देश में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है? मालावी 92%। यूके में 6% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंडिया के पहले भी बताए 43%। और कितने परसेंट इंडिया की इनकम एग्रीकल्चर से आती है? 15.4। ये सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम, उसका नाम है पट्टनगर यूनिवर्सिटी, जो यूपी के अंदर आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का। तो भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पटनागर यूनिवर्सिटी। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा। पटनागर यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम यूपी यूनिवर्सिटी था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाई थी या एस्टेब्लिश करवाई थी। आज के लेक्चर का हमारा सेकंड एमसीक्यू, कौन कौन से ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स हैं? पहला वाला नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, विलियम गाउड, ये तीनों ग्रीन रेवोल्यूशंस के साथ रिलेटेड हैं, सही है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए गए, मतलब एक ऐसे बीज जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ये भी बिल्कुल सही। इसका पहले किस किस स्टेट पे एक्सपेरिमेंट किया गया? पंजाब और हरियाणा। पर लास्ट वाला गलत है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वीट, राइस, कॉटन, जूट के लिए तो थी, पर कैश क्रॉप के लिए नहीं थी, जो लास्ट ऑप्शन है। यही लिखा है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एन एजेंडा। सिर्फ कैश क्रॉप जो हमारे खाने पीने के लिए ज़रूरी है, उन्हीं क्रॉप्स को उगाना हमारा एजेंडा था, ना तो कैश क्रॉप ना कमर्शियल क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जिनसे हम पैसा कमा पाएँ, कमर्शियल क्रॉप भी देसी भाषा में मतलब जिनसे हम पैसा कमा पाएँ। तो हमको याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन खाली फूड क्रॉप से रिलेटेड है। इंटेंसिव फार्मिंग मैंने आपको पहले समझाया। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे ज़मीन कम है, मतलब स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, मतलब डी वाला ऑप्शन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, यील्ड पर हेक्टर इज मोर। और किस किस देश में अपनाई जाती है? प्रैक्टिस्ड इन यूएसए, इंडिया, यूके एंड जापान। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन और जी ऑप्शन। तो ये हमको आंसर में मिल जाएगा कि कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं इनमें से। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगा। ADFG ये हमारा करेक्ट आंसर। इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगा, जिसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें होंगी कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, एग्रीकल्चर को लेके इंडिया में कौन कौन सी रेवोल्यूशंस हुई एंड मैनी मोर। तो कीप स्टडिंग, बी फोकस्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।